Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एमिशन फॉर यू में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा। बेसिकली ये जो कंडीशन है हमारे ईएनटी डिसऑर्डर के अंदर आती है और ईएनटी डिसऑर्डर के अंदर भी ये किसका डिसऑर्डर है, हमारे ईयर का। तो दोस्तों एकॉस्टिक न्यूरोमा का मतलब होता है, एकॉस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड और सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, रिलेटेड टू साउंड और हियरिंग। अब बात करते हैं न्यूरोमा की। तो न्यूरोमा का मतलब होता है हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, बेसिकली ट्यूमर ऑफ नर्व टिश्यू। तो इससे आपको समझ आ गया होगा आपको कि कंडीशन में क्या पढ़ने वाले हैं, नर्व का एक ट्यूमर। और वो कौन सी नर्व है, वो कौन सी नर्व है जिसके अंदर ये ट्यूमर हो रहा है, जिसके अंदर ये ग्रो कर रहा है और कितने टाइम तक ग्रो करता है, कब इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो दोस्तों बेसिकली ये अफेक्ट करता है, ये ट्यूमर अफेक्ट करता है हमारी 8th क्रेनियल नर्व को। क्रेनियल नर्व को, ठीक है। अब वो 8th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वो 8th क्रेनियल नर्व होती है हमारे बैलेंस और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो उस क्रेनियल नर्व का नाम है वेस्टिबुल कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। जो हमारे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के जो टिश्यू होते हैं वहां पर ये जो ट्यूमर होता है ये धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करता है। इतना स्लोली ग्रो करता है कि इसमें इतना टाइम लग जाता है कि आपको सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते। अब बात करते हैं सिम्टम्स को कब देखने को मिलते हैं। तो उसके दोस्तों सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे 30 साल के बाद। जी बात, तो हमको इसमें लिखना है सिम्टम्स अपीयर आफ्टर 30 years of age। ठीक है, तो सिम्टम्स हमें इसमें कब देखने को मिलेंगे, 30 साल की उम्र के बाद। अब सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम पढ़ लेते हैं कारण। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण सबसे पहले इसका जेनेटिक डिसऑर्डर है। जी बिल्कुल, इसका जो कारण होने वाला है वो कारण क्या है, इसका जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर भी अगर से कुछ जो रिस्क फैक्टर हैं, वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसमें ये कंडीशन होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों वो रिस्क फैक्टर होते हैं जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर दोस्तों होता है थायराइड ट्यूमर। ठीक है, दूसरा रिस्क फैक्टर होता है इसमें रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ हेड एंड नेक। जो बार बार क्या करते हैं, अपनी जांच कराते हैं, कोई जो एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं बार बार अपने हेड का, तो उनमें चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि रेडिएशन एक्स्ट्रा जो हाई रेज होती हैं वो बार बार अप्लाई की जाती हैं अपनी कंडीशन को रिवील करने के लिए। तो बार बार कहीं ना कहीं जो रेडिएशन एक्सपोजर का जो कॉम्प्लिकेशन, जो साइड इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे सिम्टम्स में भी देखने को मिल सकता है, जो रेडिएशन एक्सपोजर का कारण बन सकता है इस कंडीशन के लिए। जो ये कंडीशन है एकॉस्टिक न्यूरोमा, ये बेसिकली हमारे क्या है, ट्यूमर जो होता है इसमें धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करने लगता है, या स्लोली ग्रो करता है। बेसिकली इसके अंदर हमारी नॉन कैंसरस सेल्स होती है। जी हाँ बिल्कुल, नॉन कैंसरस सेल्स होती हैं और उनको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये चीजें क्या करती है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको
रिमूव किया जा सकता है। बस इसके जो कंडीशन है, जो इसकी स्टेज है, वो हमें सही से पता लग जाए, अच्छे समय से रिवील हो जाए, अच्छे समय से हमें पता लग जाए कि कौन कौन सी कंडीशन हो रही है, अच्छे से हमें इसको डायग्नोस करना होता है और बाद में इसका ट्रीटमेंट लेकर के हमें इसमें कुछ अगर सर्जरीज में हमें करानी पड़ती है तो हमें एक सर्जरी इसके अंदर होती है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें इसके सिम्टम्स की। तो जो इसके सिम्टम्स हैं, सबसे पहले इसमें पेशेंट को होने वाली है हियरिंग प्रॉब्लम। दूसरे में हियरिंग लॉस भी पेशेंट को हो सकती है। फेशियल पेन पेशेंट में देखने को मिलेगा आपको। ईयर पेन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेशेंट में फेशियल पेन, ईयर पेन, और पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्पीच, मतलब बोलने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो लिख सकते हैं डिफिकल्टी इन स्पीच। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीच हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा अगर हम इसमें बात करें, इसमें दूसरे अदर सिम्टम्स और कौन से हो सकते हैं, तो इसमें अदर सिम्टम्स होने वाले साथियों वर्टिगो, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। साथ में आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों टिनिटस। अगर ट्यूमर का साइज बढ़ गया है, साइज ज्यादा हो गया है, तो उसमें डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें लिख सकते हैं ईयर डिस्चार्ज। ठीक है, दूसरा इसमें पेशेंट को देखने को मिलेगा हमारा प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग। पेशेंट को बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम इन बैलेंस। ठीक है, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा नम्बनेस इन फेस और वन ईयर। जी बिल्कुल, आपको नमनेस देखने को मिल सकती है फेस में और एक अफेक्टेड साइड, जिसमें क्या है जो हमारा अफेक्टेड साइड जो भी एयर अफेक्ट हो रहा है उस साइड में आपको नमनेस देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके, ये तो हमारे सिम्टम्स हो गए। बात करते हैं डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक करने के लिए हम सबसे पहले पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री, अगर कोई पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है ट्यूमर से रिलेटेड, जैसे क्या है कि पेशेंट को कोई थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, वहां पर कोई ट्यूमर था और थायराइडेक्टमी हुई है, तो उस कंडीशन में। दूसरा, अगर पेशेंट को जो ट्यूमर था थायराइड का, तो उसमें क्या हुआ, वो पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर लगा होगा कि हाँ जी बिल्कुल, फिजियोथेरेपी जो रेडियोथेरेपी कराते हैं तो उसमें हाई अमाउंट में, हाई रेज में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है रेज की, वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से और पार्ट भी हमारे अफेक्ट होते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। साथ में पेशेंट की क्या है कि अगर पेशेंट की कोई पुराने समय में कोई फैमिली हिस्ट्री है इससे रिलेटेड, तो वो जानकारी हमें क्या करनी है, कलेक्ट करनी होती है। दूसरा, हम इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। अगर बता रहा है कि पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन में कि पेशेंट का जब उसका मूवमेंट करा रहे हैं उसमें पेशेंट को बैलेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को हियरिंग कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं और पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, उसको डिफिकल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई आप इसमें कर सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको ये देखना है कि पेशेंट का जो ट्यूमर का साइज है वो कितना हो चुका है, कितना ग्रो कर चुका है और उसकी जो स्टेज है वो कितनी हो चुकी है। दूसरा, वो जो ट्यूमर वहां पर ग्रो कर रहा है उसने कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट किया है और दूसरी नर्व्स जो हैं वो कौन कौन सी नर्व्स हैं जो अफेक्ट हो रही हैं, तो उसमें आप सीटी स्कैन और एमआरआई से ये चीज पता लगा सकते हैं। साथ में आप इसमें क्या कर सकते हैं, निस्टेग्मोग्राफी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राफी। इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राफी में ये होता है कि जब पेशेंट की जो बैलेंस होता है और जो आइज का इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने की जो आइज का इक्विलिब्रियम है उसको पेशेंट मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। दोस्तों, ये इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है। अगर हम इसकी बात करें मेडिकल की, मेडिकल मैनेजमेंट की, तो दोस्तों इसका डिपेंड करता है साइज पे कि जो ट्यूमर का साइज है वो कितना है
और कितना उसका कौन कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का उसमें अफेक्ट हुआ है। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, मेडिकल मैनेजमेंट में डिपेंड अपॉन द साइज। ठीक है, डिपेंड अपॉन द साइज। पेशेंट के ट्यूमर का साइज कितना है, उसने कौन कौन से पार्ट को या कौन कौन सी अदर नर्व को अफेक्ट किया है, ये इस पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो इसका है, अगर हम इसको देना चाहें तो हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं पेशेंट को। दूसरा, पेशेंट को आप सेडेटिव मेडिकेशन दे सकते हैं, जिसमें पेशेंट को क्या है कि वर्टिगो जो सिम्टम्स हैं उसको रिलीज करने के, उनको डिक्रीज करने के लिए आप सेडेटिव एजेंट दे सकते हैं। दूसरा, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो आप उसको एंटीएमेटिक दे सकते हैं। एंटीमेटिक मेडिकेशन दे सकते हैं। अगर फीवर आ रहा है तो आप उसको एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। दोस्तों, डिपेंड करता है बस हमारे पेशेंट का जो ट्यूमर का साइज है उसको कितना हो रहा है, कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। जब अलग अलग पार्ट को अफेक्ट करेगा तो सिम्टम्स भी दूसरे आने वाले हैं, तो उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। पर अगर आपको कुछ थोड़े सिम्टम्स दिख रहे हैं, पेशेंट के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को नजर आ रहे हैं, बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं, उसमें आप ये मेडिकेशन पेशेंट को दे सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो उस सर्जरी का नाम है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। दूसरा होता है सर्जरी आप कर रहे हैं जिस पार्ट में हो रहा है। अब मान लो पेशेंट की नर्व को अफेक्ट कर दिया कुछ ने, वेस्टिबुल कोक्लियर नर्व को। ठीक है, अगर वेस्टिबुल कोक्लियर नर्व को कुछ पार्ट करता है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी, वेस्टिबुल को एक्टिव नहीं कर देगी। दूसरा, अगर उसने टिश्यू में हुआ है, अगर पेशेंट की वेस्टिबुल कोक्लियर नर्व के टिश्यूज में हो रहा है तो उन टिश्यूज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, कट कर देते हैं, इंसिजन लगाकर के क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली। तो उसको हम क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा, ओपन सर्जरी इसमें हम करते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। अब बात आती है स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी की, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी की। इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें रेडियो जो एक्सरेज होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सरेज को हाई पावर्ड में जनरेट करते हैं, और हाई पावर्ड में जनरेट जो अफेक्टेड साइट्स होती है उस पर हम ये चीजों को प्लेस करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, उन चीजों को बर्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो अफेक्टेड पार्ट है वो ठीक हो जाता है, और उसको हम क्या करते हैं, जो वहां पर ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सर्जरी थी, 2 सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक और सर्जरी। बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था। इसका जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि पेशेंट के जो ट्यूमर का साइज है, जो हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा है उसका साइज कितना है, उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, छोटी सी कंडीशन है पर लोग इसको क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं वो 30 साल की एज के बाद आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा। ये अफेक्ट करता है हमारे सेंस ऑफ हियरिंग को, दूसरा हमारे साउंड्स को अफेक्ट करता है, जिसमें हमें पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम या बैलेंस में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कंडीशन आपको समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ MSN4U में। थैंक यू।